हेलो स्टूडेंट्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि गुड डीएनबी कॉलेजेस की आप हॉस्पिटल्स की लिस्ट डाल दीजिए या बता दीजिए। तो मैं मेडिसिनल साइट की एज वेल एज सर्जिकल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिस्ट को डाल देता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि मैं फर्स्ट पिन कमेंट में भी कई बार अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, ये देख लिया करो। मेरे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लिया करो। तो वो सभी कॉलेजेस की मैं डाल देता हूँ। साथ ही साथ में यदि आप जबलपुर में देखना चाहते हैं तो जबलपुर में मेरी कल ही मुलाकात हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत हैं, वो फिजिशियन हैं, यहाँ के एक बहुत ही बिजी मेट्रो हॉस्पिटल में। और उनके अंडर में 2 डीएनबी सीट्स होती हैं। वो मेरे जूनियर हैं वैसे, और क्लोज फ्रेंड हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र राजपूत के एक स्टूडेंट को अभी डीएनबी न्यूरो भी मिला है, मेडिसिन पास आउट होने की। तो यहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग है जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल में। तो इस तरह से कुछ छोटे शहरों में भी अच्छे डीएनबी अवेलेबल हैं। तो मैं लिस्ट डाल देता हूँ, इस पर मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ क्राइटेरियाज बता देता हूँ जो आप के लिए शायद काम आए। शहर देख सकते हो आप लोग, एक मनपसंद शहर हो तो अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके घर से उसकी दूरी वगैरह मैटर कर सकती है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के जो ब्रांड नेम होते हैं बड़े बड़े, जैसे अपोलो, एस्कॉर्ट्स, शेल्बी, नारायणा, मेदांता, अ, ये ये जो होते हैं टाटा मेमोरियल, हिंदुजा, लीलावती, मतलब ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं ना, ब्रीच कैंडी, इनमें यदि मिलती है कोई भी डीएनबी तो डेफिनेटली इनका ब्रांड नेम आपकी सीवी में हेल्प आउट करता है। दूसरा, आप वहाँ पर एक इतने बड़े ब्रांड के डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं कि आपको समझ आता है कि उनमें मतलब ऐसा क्या है कि वो बने। ये और जो एक वो रहता है ना, हमेशा एक वैक्यूम या एक उसकी फीलिंग रहती है हमारे भीतर कि यार वहाँ कुछ और होता होगा या उस व्यक्ति में कुछ और होगा। तो वो जो लार्जर देन लाइफ लगता रहते हैं हम लोग, जो दूर से लोग बड़े दिखाई देते हैं, वो आपको पास से जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके जैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अचीव ना कर सकूं। तो इससे आपको मोटिवेशन क्रिएट होता है। तो ऐसे कॉलेजेस में यदि आपको डीएनबी मिलता है तो डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए आपको। जैसे रेनबो हॉस्पिटल भी है हैदराबाद का। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जितनी भी हैं हॉस्पिटल्स की, वो तो ऑलरेडी अच्छे अच्छे ही बड़े नाम हैं वो सारे। तो वो भी देख सकते हो आप। तो इस तरह से क्राइटेरिया में ये हो गया, बड़े नाम। दूसरा, फिर बिजी है कि नहीं। यदि आप छोटा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, छोटा नहीं मतलब किसी शहर का, जैसे मैंने मेट्रो हॉस्पिटल नाम लिया, वो यदि आप देखना चाह रहे हो तो उसमें ये देख लो कि वो बिजी है कि नहीं। बहुत अच्छा खासा बिजी हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें आपको खूब काम, जम से काम करने मिले। वो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 क्राइटेरियाज हैं, तीन तीन क्राइटेरियाज ये हो गए, और क्या, दैट्स इट। और आजकल तो सैलरी वाली आई थिंक यूनिफॉर्म कर दिए है, फी में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो वो क्राइटेरियाज भी पहले की तरह कोई बॉदर नहीं करते हैं। डीएनबी किस ब्रांच में करना है ये देखने के लिए आप अपनी मनपसंद ब्रांच के लिए मैंने कई वीडियोस डाल दिए हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये भी, जहाँ आप कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर ओपन रखना है अपने रास्तों को, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप कौन कौन सी डीएम बाद में कर सकते हैं या सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, टीएम जेनेटिक्स को हमेशा अपने पर्स में रखो एक ऑप्शन के रूप में, क्योंकि ये किसी भी चीज़ में फिट इन हो सकता है। मैंने जब डॉक्टर मैन को बताया कि पता है तुझे, एनेस्थीसिया वाले लोग भी डीएम जेनेटिक्स कर सकते थे, तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था। बोला मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बताऊंगा, मुझे तो जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ये वो। तो इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस हैं, क्योंकि अभी आप लोग 3 साल और स्पेंड करोगे, तो वो 3 साल के बाद असेस करना कि वो किस स्थिति में है वो ब्रांचेस, क्योंकि इतना तेजी से इनोवेशंस हो रहे हैं दुनिया में, और इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है, एआई इतनी तेजी से सब कुछ बदल रहा है। तो जेनेटिक्स का क्या डायरेक्शन जाएगा, कि ये सिर्फ हाइप होगी या रियली, तो आपको 3 साल में क्लियरिटी आ जाएगी। तो उस हिसाब से भी आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख सकते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ फील्ड्स में ये ओपन नहीं होता है। दूसरी बात, आप लोग जब भी मुझसे पूछते हो एमडी मेडिसिन वर्सेस रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमडी मेडिसिन वर्सेस पीडियाट्रिक्स, तो मैं इन दोनों स्थिति में रेस्पिरेटरी मेडिसिन से ऊपर पीडियाट्रिक और एमडी मेडिसिन को इसलिए रखने लगा हूँ, अगेन डीएम ऑप्शंस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि तीनों ही ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें सुपर स्पेशलिटी करना काफ़ी ज़्यादा एडवाइजेबल है। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में क्योंकि सुपर स्पेशलिटी एक तो पल्मोलॉजी में है, जो कि मुझे कोई खास नहीं लगी। मेरे पास अभी एक डीएम स्टूडेंट आया था अपना बच्चा लेकर हमारे यहाँ पर, क्योंकि पल्मोनरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पर डीएम भी होता है। तो वो बच्चा लेकर आया था अपना, तो मेरी काफ़ी देर उससे बात हुई। तो मुझे जो समझ आया कि कुछ ऐसा खास नहीं है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन और जो डीएम पल्मोलॉजी कर रहे हैं, मोरलेस ओवरलैप टाइप की प्रक्रियाएं हैं, बहुत ज़्यादा
जो 6 महीने में सीखी जा सकती थी, जिसको स्ट्रेच करके 3 साल का कोर्स किया है। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि कोई पल्मोलॉजी में डीएम करे रेस्पिरेटरी मेडिसिन के बाद। उससे बेटर रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाला कार्डियोलॉजी में डीएम कर ले और बाद में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की ओर चला जाए, या फिर उसमें क्रिटिकल केयर वगैरह का भी ऑप्शन खुला हुआ है तो वो कर ले। तो इसलिए क्योंकि रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाला क्या है ना, गैस्ट्रो में नहीं कर सकता, एंडोक्राइन में नहीं कर सकता। तो ये नहीं, इस तरह के जो ऑप्शन में ब्लॉकेज हैं आगे जाकर, और आपका मन हो यदि डीएम करने का फिर, तो इसलिए मैं उसको ऊपर रखता हूँ। लेकिन यदि आपको एंड ब्रांच की तरह उसको लेना है, आपको सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, तो मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन को पीडियाट्रिक्स के ऊपर मानूंगा, और मे भी मेडिसिन के भी ऊपर मानूंगा, जनरल मेडिसिन के ऊपर भी। लेकिन ज़रा सा भी प्लान है कि ऊपर आगे तक पढ़ना है, और मेरी एडवाइस भी है कि आप एमडी पीडियाट्रिक्स या रेस्पिरेटरी मेडिसिन कर रहे हैं तो आगे तक पढ़िए। आगे तक पढ़ने का यदि प्लान है तो फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन थोड़ी सी नीचे हो जाती है, क्योंकि आपको यदि क्लैरिटी नहीं है कि आपको कार्डियो में ही करना हो, क्योंकि उसमें जो सबसे अच्छा डीएम अवेलेबल है वो कार्डियो ही अवेलेबल है। तो ये 2 बातें आज की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू।